क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब कौन सी है, जहां हमारी जिंदगी हर पल दांव पर लगी हो? पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए। वो जॉब जिनके कारण एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। जी हाँ, वो है पुलिस फोर्सेस एंड डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में हमारी कुछ स्पेशल फोर्सेस भी होती हैं, जिन्हें खास तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग होती है हमारी नेवी की मरीन कमांडो स्पेशल फोर्स की, जिन्हें माकोस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी अकेली फोर्स है जिन्हें जल, थल और नभ तीनों एनवायरमेंट में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। 26/11 के आतंकवादी हमले में लोगों को बचाने में माकोस की एक अहम भूमिका थी, और जम्मू एंड कश्मीर में दुश्मन इन्हें दाढ़ी वाली फौज के नाम से जानता है, और इनका मोटो है द फ्यू, द फियरलेस। मैं नेहा गुप्ता आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे मरीन कमांडो से जिन्होंने इस कोर्स को पूरा ही नहीं किया बल्कि फर्स्ट पोजीशन हासिल कर टॉप किया। जीवन के 30 साल इस फोर्स को दिए और 2020 में मार्कोस को लीड करते हुए प्रिंसिपल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। यही है वो जिन्होंने मार्कोस को मोटो दिया, द फ्यू, द फियरलेस। और इस वीडियो में आप जानेंगे एक मरीन कमांडो की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का राज उन्हीं की जुबानी। सो प्लीज वेलकम कॉमोडोर विजय पाल सिंह रावत। थैंक यू वेरी मच नेहा, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारे इस इंटरेक्शन से काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो शुरू करते हैं कुछ सवालों से। सो कॉमोडोर रावत, 1982 में आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक था एनडीए ज्वाइन कर फौजी बन जाना, और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर डॉक्टर। एक तरफ आपका पैशन था और दूसरी तरफ फिजिकल और मेंटल हार्डशिप। फिर भी आपने एनडीए क्यों चुना? मेरी फर्स्ट चॉइस जो थी प्रोफेशनल की, वो था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। लेकिन चूंकि मैं एक फौजी परिवार को बिलोंग करता हूं और मेरी परवरिश जो है वो नौसेना के कैंटोनमेंट में हुई, तो माहौल चारों तरफ कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता था कि भाई हम भी नेवल ऑफिसर बने। कि जब पहली बार मैंने इंडिया का एग्जाम दिया तो मैं पास नहीं हो पाया, तो इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। और इट बिकेम लाइक ए चैलेंज टू मी, और ईगो एसएल भी हो गया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे इंडिया का एग्जाम क्रैक करना है, और वो भी अच्छे नंबरों से करना है, जो कि मैंने किया। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जो सेकंड टाइम मैंने इंडिया का एग्जाम दिया, उसमें मेरी ऑल इंडिया मेरिट जो थी वो 21st थी, विच वाज वेरी सेटिस्फाइंग टू मी। एनडीए का जो दाखिला होता है, जो एग्जाम होता है, वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। और करीबन जब मैंने एग्जाम लिखा था तो कम से कम 2-2.5 लाख लोगों ने भी एग्जाम लिखा था। उसमें से 8-10 हजार लोग ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद उनमें से लोगों को एसएसबी के लिए बुलाया गया। एसएसबी के इंडिया में काफी सेंटर्स हैं, और उस एसएसबी सेंटर्स में 5 दिन की एसएसबी की परीक्षा होती है, जिसमें कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, योर साइकोलॉजिकल बिल्डअप टेस्ट, योर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, योर एबिलिटी टू जो और आपकी प्लानिंग एबिलिटी है उसका टेस्ट होता है, प्लस आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, क्योंकि डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और एक्सटेम्पोर लेक्चर्स होते हैं। ये सब होता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है उसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है जो कि काफी लेंदी होता है, करीबन 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। और ये सब चीजें, ये सब पैरामीटर्स में आपको जांचा जाता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, आपकी टेंडेंसी टू कोऑपरेट क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो आजकल बड़ा फेमस हो रखा है, वो किस लेवल का है। ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद जो लोग इस एसएसबी में क्लियर कर जाते हैं, उनका मेडिकल फुल मेडिकल बॉडी चेकअप होता है। और उसके बाद जो उसमें भी पास हो जाते हैं, उनका फिर एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनता है। और उस मेरिट में मैं 21st आया था।
सो फ्रेंड्स, कॉमोडोर रावत ने अभी बताया कि सबसे पहला काम टफ बनने के लिए जो उन्होंने किया, लाइफ में फेलियर्स को चैलेंज बना लिया जब तक कि वो सक्सेस ना बन जाए, और ये एक ऑलराउंडर बन के उभरे। सो कॉमोडोर रावत, एनडीए की ट्रेनिंग जिसमें फिजिकल प्रेशर्स के साथ साथ आपको पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती है और साथ ही हर लेवल पर कंपटीशन रहता है। अचानक से घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से निकलकर लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो जाती है, इतना बड़ा चेंज आता है एक कैडेट की लाइफ में। उस समय फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का क्या रोल होता है? फिजिकल और मेंटल फिटनेस की बात आती है तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और खासकर फौज में। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जब मैं एनडीए की बात करता हूँ तो एनडीए की ट्रेनिंग काफी डिफिकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है, क्योंकि इसमें हम न केवल अपने आप अपने फिजिकल फिटनेस लेवल्स को एक फौजी की तरह तरह बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें ग्रेजुएशन भी करनी पड़ती है। तो उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने साइंस में ग्रेजुएशन की। तो साइंस ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है एनडीए में कि आप सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ो। हमें उसके अलावा मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री ज्योग्राफी, एक फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और कई अदर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर भी काफी होता है। डेली रूटीन जो इंडिया का है वो काफी चैलेंजिंग है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। उसमें फिजिकल फिटनेस लेवल्स, गेम्स, स्पोर्ट्स और बड़ा लेसन्स, क्लासेस होती रहती है हमारी। और शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारा स्टडी पीरियड भी होता है, जो अपने कैबिन में बैठ के हमें करना पड़ता है। उसके बाद थोड़े सीनियर्स हैं जो हमें थोड़ा सा कभी कभी परेशान करते हैं, और वो परेशानी भी काफी होती है। और वो परेशानी 10-11 बजे की रात के बाद होती है, सुबह 5 बजे के बीच में वो परेशानियां शुरू होती हैं और खत्म होती हैं। तो ले दे के क्या है कि एक दिन जो है वो करीबन 18-20 घंटे का आमतौर पे हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक तो पढ़ाई का प्रेशर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली इतने फिट नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उनको तैयार करते हैं। एंड मैंने देखा है कि कुछ दिनों के बाद सब के सब एक ही लेवल पे, फिजिकल फिटनेस लेवल पे आ जाते हैं। मेंटल टेंशन होता है क्योंकि लोग सिविल लाइफ से आते हैं। वहां पे अनलेस आप अगर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या कोई बोर्डिंग स्कूल से अगर आप नहीं हो, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से था, तो घर में माँ बाप के साथ रहते हैं और सारी जो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आपको जरा स्कूल जाना है, खेलना है, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। ऑल दो सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़ी सी घर की याद आती है। प्लस जो हमारा वो जो लिबरल रूटीन जो होता है घर में, ऐसा वहां पे मुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज टाइम बेस्ड एंड सीनियर्स की निगरानी में सब कुछ होता है, इंस्ट्रक्टर की निगरानी में सब कुछ होता है। तो ये धीरे धीरे करके थोड़ा तनाव पैदा करती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने एक बार मन में ठान लिया है कि मुझे ये ट्रेनिंग खत्म करनी है और अच्छे से खत्म करनी है, तब फिर कोई दिक्कतें और जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे सुलझ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम अकेले नहीं थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे। मेरे बैचमेट थे करीबन 300। सबके सबको यही परेशानी सता रही थी जो मुझे सता रही थी। तो वी आर इन द सेम बोट। सो धीरे धीरे करके कोऑपरेशन, एक दूसरे से बात बात करके, मिलजुल के हम अपनी परेशानियों को बांटते थे, और परेशानियां धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती थी। और बात यह है कि पूरे मिला के 1500 कैडेट एनडीए में ट्रेनिंग करते हैं एक साथ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सबके सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त इस सिचुएशन से गुजरते हैं, गुजरते होंगे। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कब हमारी ट्रेनिंग 3 साल की खत्म हो गई पता ही नहीं चला। सो फ्रेंड्स, कॉमोडोर रावत ने 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए कि कैसे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, हिम्मत न हारने के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया, और आपस में कोऑपरेशन ऐसा रखा कि ट्रेनिंग का पता ही नहीं चला। तो जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कॉमोडोर रावत, आपने दुनिया के सबसे मुश्किल कोर्सेज यानी मरीन कमांडो कोर्स और हाई रिस्क क्लियरेंस डाइविंग कोर्स ना केवल पूरे किए बल्कि फर्स्ट पोजीशन हासिल कर टॉप किए। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इंसान को मेंटली, फिजिकली झंझोड़ कर रख देते हैं। इसमें अच्छे से अच्छे लोग भी बिल्कुल टूट जाते हैं। इन सभी कोर्सेज के दौरान ऐसा आपने अपने आप से क्या बोला, ऐसा आप क्या सोचते थे जो आपने कभी गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले?
मानता हूँ कि ये दोनों कोर्स जो है, क्लियरेंस ड्राइविंग और मरीन कमांडोज, ये काफी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेनुअस एंड चैलेंजिंग कोर्सेज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज इतने वो हैं कि लोग कर ना सकें। जो भी इसको ये कोर्स करने आता है, पहली बात तो ये ठान के आता है कि उसे ये कोर्स करना है, एंड लोग काफी प्रिपेयर करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कोर्स में हमें 15-20 किलोमीटर रोज भागने के लिए बोलेंगे, हमें एक 12-15 मीटर ब्रिज के ऊपर से पानी में जंप मारने को बोलेंगे, हमें अपने पैरों में गमबूट पहना के उसमें 2-2 किलो वजन लगा के हमें क्विक सैंड में डालेंगे और बोलेंगे कि 40-50 मीटर चलना है, और उसके बाद हमें गोताखोरी करनी पड़ेगी 3-4 घंटे। तो ये सब चीजें हैं, और 20 किलो का पिट्ठू और हाथ में 5 किलो की राइफल लेके 20, 30 और 40 किलोमीटर भागना है। ये सब चीजें हैं जो इस कोर्स में होती हैं। तो फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज तो है ही, लेकिन मैंने इस कोर्स में बड़े सिंपल फॉर्मूले अप्लाई, और जिसके कारण मुझे कोई ज्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं। पहली बात तो मैंने ये ठान ली थी कि मुझे ये कोर्स करना है, किसी भी हालत में मुझे ये कोर्स करना है, यानी मैं कोर्स करूंगा। तो वो थी पॉजिटिविटी। दूसरा ये था कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मैंने कोर्स शुरू कर दिया, तो चाहे मुझे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी वक्त में कोई कठिनाई आए, मैंने उसको ओवरकम करना है, और मुझे ये कोर्स खत्म किसी भी हालत में करना ही करना है। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एफर्मेशन। अपने आप से आप क्वेश्चन पूछते रहते हो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कितना मुझे करना है। तो ये पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एफर्मेशन जो है, इसके कारण ये जरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो हमें हर समय अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकालने की कोशिश करते थे। वो हर दिन हमारी ट्रेनिंग की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को इंक्रीज करते रहते थे। जैसे कि हाथ पैर बांध के पानी में डाल दिया, बोला 5 मिनट तैरो, 5 मिनट या 10 मिनट तैरो, या कुछ ज्यादा लंबी डाइविंग करा देते थे, या कुछ ज्यादा ही लंबी मड वॉकिंग करा देते थे। कभी कभी 10-15 की बजाय 30-40 किलोमीटर भगा देते थे। ये सब चीजें करते थे। तो हमें अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि यार, जो भी ये कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें हाई रिस्क एक्टिविटी करनी जरूरी है, सो दैट हमारा कंफर्ट जोन एक बार क्लियर हो जाए, तो वो हमें थोड़ी सी एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है कि हम ये कर सकते हैं। चौथी बात ये है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ डू ईट एन एलिफेंट, आप एक हाथी को कैसे खाओगे, तो आप बोलोगे उसको छोटे छोटे पीस में काट काट के खाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को मैं कई भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता हूँ, और फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम जो है, बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगनी शुरू हो जाती है, और वो एक एक प्रॉब्लम को एक एक दिन सॉल्व करके, दी आर ऑल स्मॉल विक्ट्रीज, छोटी छोटी ये विक्ट्रीज होती हैं, ये करके हमने इस कोर्स को किया है। फिर क्या होता है कि स्टेट ऑफ माइंड, एक तो क्या होता है कि आपने विजुलाइज कर लिया है कि भैया मुझे एक एलिट फोर्स में मरीन कमांडो बनना है, क्लियरेंस ड्राइवर बनना है। तो ये आपके दिमाग में एक इसका चित्र बन जाता है, और आप सोचते हो कि मुझे ये तो उस लेवल पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो अगर आपके दिमाग में आ जाए, तो यू आर प्लेइंग विद योर माइंड। आप अपने माइंड को स्ट्राइक करते हो कि यार, ये मेरा विजुअलाइजेशन है, और ये मैं तभी अचीव कर सकूंगा जब मैंने पूरा कोर्स कर लिया। तो ये भी एक तरीका था जिसको मैंने अपनाया। एंड ले दे के जो क्योंकि मैं अकेला कोर्स नहीं कर रहा था, कई कई लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे थे। एवरीबडी वाज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो हमने सोचा कि अगर मुश्किलें एक हैं, परेशानियां एक हैं, हम सब एक ही बोट में तैर रहे हैं, एक ही बोट में तैर रहे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे के साथ अच्छा समझौता कर लिया जाए और कोऑपरेशन कर लिया जाए। तो जब आप कोऑपरेशन करते हैं, समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की जो मानसिक स्थिति को आप जान लेते हैं, एंड धीरे धीरे करके जो मेंटल टेंशन है वो काफी हल्का हो जाता है। तो उससे हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को में काबू पा सकते हैं। एंड फाइनली, ये सारा जो चीज है ना, ये फिजिकल और मेंटल जो चीजें हैं, ये एक्चुअली एक जगह मर्ज हो जाती है। दे हैव टू बी बैलेंस्ड। अगर आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं और मेंटली वीक हैं, तो आप ऐसा डिफिकल्ट कोर्स नहीं कर सकते। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं बट फिजिकली आप वीक हैं, तब भी आपको दिक्कत होगी। तो ये फिजिकल और मेंटल फिटनेस का जो संतुलन है, ये बनाए रखना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये स्टेट ऑफ माइंड में आपको काबू पाना है। एक अमेरिका के बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिग जिगलर। उन्होंने कहा है कि यू आर द ओनली पर्सन हु नोज द कैपेबिलिटी, एंड यू कैन यूटिलाइज द कैपेबिलिटी टू द बेस्ट एफर्ट्स। आप अपनी कैपेबिलिटी को जानते हैं, पहचानते हैं, और आप ही अपनी कैपेबिलिटी का डिस्प्ले कर सकते हैं।
तो अल्टीमेटली इससे स्टेट ऑफ माइंड। ये दोनों कोर्स डिफिकल्ट जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ कॉमडोर रावत ने बताया कि मुश्किल से मुश्किल काम के लिए अगर हम मेंटली तैयार हो जाएं तो आधा काम ऑलरेडी हो जाता है। दूसरी चीज, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और जब पूरी टीम एक ही दर्द से गुजर रही हो तो आपस में कोऑपरेट करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और हर दिन हमें छोटी छोटी जीत हासिल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो कोर्सेज एक आम इंसान के लिए नामुमकिन से होते हैं, उन्हें कॉमडोर रावत ने ऐसे पार कर लिया जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में हीरो हीरो 10 गोली खाने के बाद क्लाइमेक्स में फिर जिंदा हो जाता है और विलन को मार के हीरोइन को भगा ले जाता है। मगर असल जिंदगी में हमारे सुपर हीरोज यही लोग हैं। सभी मार्कोस को मेरा सल्यूट। सो कॉमडोर रावत, अगर अभी तक का फेस आपकी लाइफ का इजी फेस था तो डिफिकल्ट फेस कौन सा था? अपनी भारतीय नौसेना की सर्विस में कई जगहों में काम किया है। 2 वॉरशिप कमांड किए हैं, एक मरीन कमांडो यूनिट कमांड की है, और कई स्टाफ अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि जहां भी मैंने काम किया है तो उस काम को लोगों ने सराहा है, और मुझे ज्यादा किसी चीज में भी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं किसी भी सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और उस ह्यूमर को ढूंढने के बाद मैं किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देता हूँ। और जब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम डिवाइड हो जाती है तो बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत छोटी नजर आती है। और उसको फिर अपने ह्यूमर लगा के, और पूरी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और जो हमने ट्रेनिंग की है, और जो मसल मेमोरी बच जाती है ट्रेनिंग, तो वो सब का को अप्लाई करेंगे तो मुझे आज तक किसी भी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ा जो कि मेंटली और काफी चैलेंजिंग थी। जहां तक मेंटल स्ट्रेन का की बात है, तो एक सिचुएशन में आपको बता सकता हूँ। सुनामी के टाइम पे मेरा जो वॉरशिप था वो सुनामी रिलीफ ऑपरेशन में डिप्लॉय किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुनामी 2004 की जो सुनामी आई थी, तो उसने काफी तबाही मचाई थी, और खासकर अंडमान निकोबार आइलैंड में कई तो आइलैंड तबाह हो चुके थे। तो वहां पे हमें रिलीफ मटेरियल आइलैंड में ले आना पड़ता था अपने जहाज में, क्योंकि सुनामी से तट बर्बाद हो गए थे, बंदरगाह बर्बाद हो गए थे, और वाटर की जो समुद्र तट की जो डेप्थ होती है, कई जगह वो भी गड़बड़ा गई थी। तो ऐसी जगह में अपने जहाज को सेफली नेविगेट करना, ये जरा प्रॉब्लम था। और मुझे हर वक्त अपने जहाज की, अपने जहाज के ऑफिसर और सेलर्स की सेफ्टी की चिंता लगी रहती थी। उससे थोड़ा सा टेंशन होती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि हमारी फौज में ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही फोकस दिया जाता है, एंड ये सब जो परेशानियां हैं इसको ट्रेनिंग के समय हम सिमुलेट करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोसीजर बन जाते हैं। और क्योंकि प्रोसीजर बन जाते हैं और सबकी ट्रेनिंग एक लेवल की हो जाती है, तो परेशानी जरा कम हो जाती है। और इसी चक्कर में, और इसी ट्रेनिंग इशू को अप्लाई करते हुए मेरी सारी जिंदगी फौज में, इंडियन नेवी में निकली है, और मुझे कुछ ज्यादा परेशानी हुई नहीं। थैंक यू कॉमडोर रावत, आपने बताया कि डिफिकल्टी जब आई जब पूरी टीम की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई। और इस डिफिकल्ट फेज को पार करने के लिए आपने अपनी टीम का मनोबल ह्यूमर से बढ़ाया, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट किया, और अपनी ट्रेनिंग को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। और एक बहुत ही अहम बात आपने बोली कि अगर ट्रेनिंग अच्छी हो तो वो हमारी मसल मेमोरी बन जाती है और मेंटल चैलेंजेस नहीं आते। थैंक यू कॉमडोर रावत, आपने इतनी अच्छी टिप्स हमें दी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम सिविलियंस ने लाइफ में अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितता का असली मतलब कोरोना से सीखा है। और आप स्पेशल फोर्स के फौजी तो जिंदगी को हथेली पर लिए घूमते हैं। आपने कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस किए जो हर पल रिस्क से भरे थे। तो अनसर्टेनिटीज आप लोगों के लिए एक आम बात है। इसको फेस करने के लिए एक आम आदमी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। तो इसका आंसर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से दूंगा। सुनामी के दौरान मैं
एक शिप है INS गुलदार, उसका मैं कमांडिंग ऑफिसर था और मुझे सुनामी रिलीफ ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया गया था पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर की दूरी में एक आइलैंड है, उसका नाम है कार्निक, जहाँ की एयरफोर्स का बेस है। सुनामी के समय ये इस बेस में इतनी तबाही मची कि सारा एयरफोर्स का जो महकमा था वहां पे वो तहस नहस हो गया और करीब करीब 250 लोगों की वहां पे जाने गई। जब मामला सुनामी का रिलीफ ऑपरेशन के बाद कुछ काबू में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वहां पे एक सुनामी मेमोरियल बनाया जाए और उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति करने वाले थे। जब भी भारत के राष्ट्रपति, जो ऑल्सो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर इन चीफ कहलाते हैं, जब भी वो जाते हैं ऐसी जगह में तो उनके लिए काफी भव्य सेरेमनी होती है और 150 आदमियों का गार्ड पेश किया जाता है। और ये 150 आदमी क्योंकि कार्निक में नहीं थे, तो मेरे जहाज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मुझे ये 150 आदमी को अपने जहाज में बिठाकर और कार्निक पहुंचाना था सुबह 6 बजे, ताकि वो सही वक्त तक प्रेसिडेंट के आने से पहले वो वहां पे तैनात हो जाए। सो ये हमारा टास्किंग था। एक दिन पहले शाम को 5 बजे वहां से हमने कूच किया। 150 जो गार्ड थे वो हमारे जहाज में आए और हम निकल पड़े वहां से। मेरे जहाज में थोड़ी सी स्टीयरिंग गियर की दिक्कत थी। स्टीयरिंग गियर क्या होता है कि जो पीछे हमारा जो रडर होता है जहाज का, जो जहाज को दिशा देता है, वो एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम था और हमारे शिप में हाइड्रोलिक लीकेज की प्रॉब्लम थी। और एक खास ऑयल होता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल ऑयल, उसको हमें डालना पड़ता है उस पूरे सिस्टम में, स्टीयरिंग गियर सिस्टम में उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो वो जरा स्पिंडल गियर का जो ऑयल था वो उसकी हमारे जहाज में कमी थी। तो किसी न किसी तरह हमने तो अपना जहाज शुरू किया। करीबन रात को 8-9 बजे हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो स्टीयरिंग के सिस्टम है वो फेल हो गया है और जो रडर है वो 35 डिग्री में सेट हो गया, स्टक हो गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि पूरा जहाज जो है आगे जाने के बजाय एक ही जगह में घूम रहा था, चक्कर मारे जा रहा था, चक्कर मारे जा रहा था। अब ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत है। तो मैं ब्रिज में आया। ब्रिज होता है जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर बैठ के कमांड करते हैं, और मैंने अपने इंजीनियरिंग ऑफिसर को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया और हमने काफी सलाह मशवरा किया। और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ा कि अगर स्पिंडल ऑयल नहीं डाला जाएगा तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, और स्पिंडल ऑयल हमारे पास थी नहीं। सो दिस वॉज सिचुएशन क्रिटिकल। और मेरे दिमाग में कई चीजें आ रही थी, क्योंकि एक तो क्या है कि ये बदनामी की बात अलग है। आप अगर वहां नहीं पहुंचे तो सेरेमनी कैसे होगी, राष्ट्रपति को क्या फील होगा, हेड विल रोल, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। So this is a unique problem. First time a warship is unable to reach a destination. It would have been a major disaster, a major catastrophe. और मेरा प्रोफेशनल लाइफ का तो छोड़, उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मेरे सीनियर्स के को भी काफी दिक्कत हो सकती थी। तो ये धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा था एंड हम सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और उस चक्कर में टेंशन इतना बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा मनोबल भी टूटना शुरू हुआ मेरा। लेकिन क्या है कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर, हमारी जो कमांडिंग ऑफिसर को एक नौसेना के जहाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो कमांडिंग ऑफिसर अपनी सिचुएशन किसी को बता नहीं सकता, और अगर उसकी मेंटल अनस्टेबल अगर हो रहा है तो वो भी किसी को बता नहीं सकता। क्योंकि क्या है कि ये जो आपकी मेंटल वीकनेस अगर आपको शुरू हो जाए तो इट इज लाइक ए इन्फेक्शन, इट इज लाइक ए कंटीजन, और ये बहुत जल्दी फैलती है, पूरे जहाज में फैल जाती है। तो इसीलिए चेहरा, दिमाग में आप कुछ और सोच रहे हो, टेंशन है, लेकिन किसी के सामने, अपने ऑफिसर्स और सेलर के सामने, यू हैव टू बिहेव एज इफ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और यही चलता रहा। फिर मैंने अपने लोगों को दोबारा बुलाया, उनसे बोला कि ट्राई टू फाइंड आउट सम अनकन्वेंशनल मेथड्स, क्योंकि ये सिचुएशन कन्वेंशनल नहीं है। सो हमने काफी कोशिश की, हमने कुछ आविष्कार करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि हम सबकी ट्रेनिंग अच्छी थी, क्योंकि शायद मेरी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी, लोगों को मेरे बारे में पूरा पता था और मैं लोगों को काफी फ्रीडम देता था। देयर इज लॉट ऑफ कोऑपरेशन व्हिच यूज्ड टू हैपन इन माय शिप, और किसी की बात को भी मैं नाकार नहीं करता था। तो एवरीबॉडी हैड अ से। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि माहौल ऐसा मेरे जहाज में था कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता था, मीन्स इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तौर तरीके अपने आप ही हो जाते थे। तो इसी चक्कर में जब सिचुएशन कुछ ज्यादा हद से बाहर निकल गई और मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि भाई अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और इस सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है, तो यंग ऑफिसर मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, ये जो हमारे
ये हाइड्रोलिक ऑयल की पाइपलाइन जो जाती है रडर स्टीयरिंग गियर में, जो ब्रिज से करीबन 120 मीटर तक दोनों साइड में, स्टारबोर्ड साइड में राइट साइड में और पोर्ट साइड लेफ्ट साइड में, तो क्यों ना हम इस ऑयल पाइपलाइन को खोल के इससे कुछ ऑयल हम निकालें, रेसिडुअल ऑयल जो उसमें होता है, और शायद उससे बात बन जाए। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। और फिर लेकिन दिक्कत ये थी कि हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, किसी ने भी नहीं किया था, तो उसको पाइप को उसके जॉइंट से निकालना, उसके बाद सक करना, ये सब चीजें कभी किसी शिप में हुई नहीं थी। लेकिन हमने सोचा कि आइडिया है, एनी आइडिया इज एन आइडिया, यू कांट डिसमिस इट ऑफ, है ना। मैं तो कभी डिसमिस करता नहीं था। तो फिर हमने वो किया और हमने इसको खोला और फिर अपने वैक्यूम क्लीनर से हमने थोड़ा सक किया, तो ले दे के 3-4 लीटर हमें ऑयल जो रेसिडुअल था उसमें वो मिल गया। और वो हमने स्टीयरिंग गियर में डाला और स्टीयरिंग ठीक हो गई। तब हमें रात के 12 बज चुके थे, हम एक्चुअली 2-3 घंटे से लेट हो चुके थे। फिर मैंने अपनी स्पीड काफी बढ़ाई। फुल हेड इंजन जो करते हैं, वो फुल हेड नॉर्मली एक इमरजेंसी ऑर्डर होता है और ज्यादातर उसको करना नहीं चाहिए, 1-2 घंटे तक करते हैं। लेकिन मैंने बोला अभी हमें तो करना ही है। सो हमने फुल हेड में हम गए और सुबह 6 के बजाय 7 बजे पहुंचे, थोड़े लेट हो गए थे 1 घंटे, लेकिन हमने वो मिशन को पूरा किया। सो ये जो सिचुएशन थी, ये मैंने बड़े आराम से आपको के सामने बयां कर दी है, लेकिन मुझे ही पता है कि उस समय मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, कितनी टेंशन थी। तो दैट वाज आई थिंक द ओनली टाइम इन माय एंटायर प्रोफेशनल करियर कि मुझे एक मेंटल टेंशन का एहसास हुआ। तो ये जो सिचुएशन थी, इससे इसने मुझे कई चीजें सिखलाई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, नेवर पैनिक इन एनी चैलेंजिंग सिचुएशन। अगर आप पैनिक कर जाओगे तो वो ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन को देख के कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, टीम स्पिरिट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक लीडर को खासकर किसी भी सुझाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों का मनोबल जरा बिगड़ता है। तो कोई भी सिचुएशन में अगर आपको किसी ने कोई सुझाव दिया, तो उस सुझाव को अच्छी तरह से एग्जामिन और एनालाइज करना है, इससे टीम स्पिरिट जो है वो बढ़ती है। तीसरी बात, हम एक दूसरे को प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आदमी अपने आप को कमजोर समझेगा। एंड यू नो द वीकेस्ट चेन इन ए लिंक, वीकेस्ट लिंक इन ए चेन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन। सो अगर आप आदर आदर सत्कार करते हैं, आपकी कोऑपरेशन बढ़ती है, आपकी एक दूसरे को समझने की ताकत बढ़ती है, उससे फुल ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी जो है एक वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदमी को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप जो आपके हैं, एक दूसरे को सोचने समझने की ताकत, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एम्पैथी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आती रहती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके प्रोसीजर्स वेल इन प्लेस होंगे। आपको इमरजेंसी में क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं वो आपको मसल मेमोरी की तरह याद रहते हैं। और आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ टू अप्लाई द प्रोसीजर्स, वो आपको इट बिकम वेरी इजी। एंड ये सब चीजें जो है एक साथ अगर आप वंस यू कलेक्टिव टुगेदर, ओवरऑल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। थैंक यू कमरो रावत, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें इतने अच्छे टिप्स दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे दर्शकों को जरूर बेनिफिट मिलेगा। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने 35 साल यूनिफॉर्म में रहकर हमारे देश की सेवा की है। आप प्रिंसिपल डायरेक्टर स्पेशल ऑपरेशंस एंड डाइविंग के पद से रिटायर हुए हैं। आपकी लाइफ में कभी स्ट्रेस आया? अगर आया तो आपने उसे कैसे फेस किया? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे पूछा है। एक कहावत है अंग्रेजी में, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हर आदमी को मौका वादात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को चेंज करना पड़ता है, सिचुएशन में ढालना पड़ता है, ताकि जिंदगी आपकी जो है वो बड़ी स्मूथली निकल जाए। जो सबसे ज्यादा एक्चुअली मानसिक तौर पे और पर्सनल लेवल पे जो स्ट्रेस मुझे हुआ था, वो था आफ्टर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। तो फौज में तौर तरीके थोड़े से अलग होते हैं। यूनिफॉर्म पहनते हैं और सुबह सुबह गाड़ी आती है, स्टाफ कार आती है आपको ऑफिस ले आने में। ऑफिस में कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, सेलर होते हैं।
and we exchange pleasantries, we exchange salutes and all those things. उसके बाद ऑफिस का माहौल अलग होता है. You are the boss in the office. You call people और उनको आप पूछते हो, सवाल जवाब होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती हैं, ये सब चीजें हैं. और जैसे ही जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन एक सन्नाटा सा छा जाता है, बिकॉज ये सब चीजें नहीं होती है. सबसे पहले यूनिफॉर्म उतर जाती है, फिर जो सारी जो प्रिविलेजेस हैं, जो कि प्रोफेशनल स्टेटस को देखे हुए जो प्रिविलेज मिलती हैं, वो भी धीरे धीरे निकल जाती हैं. तो आदमी अपने आप को अकेला सा महसूस करता है. वो जो बॉनहोमी कैमराडरी, वो जो स्पिरिट जो फौज में है, वो सब तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि मानो किसी ने आपके पैरों के तले जो जमीन है वो खिसका दी. जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, तो मेरा मैसेज यही होगा कि पहली बात तो ये मत समझिए कि आपको सब कुछ आता है, आपका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के बाहर कई ऐसे एवेन्यूज हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा. और इसीलिए यू कांट से दैट आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड इन, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट वे. दूसरी बात, देयर शुड बी ऑलवेज, आपको हर समय एक कोई नई चीज ट्राई करने का के बारे में सोचना चाहिए. कुछ नई हॉबी अगर आपके पास है या कुछ नई हॉबी को आप अडेप्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. एटलीस्ट मेंटली यू आर ऑलवेज अलाइव, और आपका मानसिक संतुलन जो है वो भी बना रहेगा. और तीसरी बात ये है कि अपने फाइनेंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. अपने जो आसपास के रिश्तेदार हैं, पास पड़ोसी हैं, उनसे और रिलेशनशिप मजबूत कीजिएगा. और चौथा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जॉब पिकअप करना जरूरी है, लेकिन अपने आप को कुछ इस तरह से बिजी रखने की कोशिश कीजिए ताकि यू डोंट एज मेंटली. बिकॉज अगर एक आदमी घर में बैठ गया और तो फिर उसको काफी कष्ट हो सकता है. थैंक यू कॉमोडोर रावत. आपने जिस सच्चाई से अपने स्ट्रेस को बयां किया, वो हर इंसान के बस की बात नहीं. आपने आज दुनिया को बताया कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी स्ट्रेस हो सकता है और उससे उभर सकता है. सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस कोई भी क्यों ना हो, उसका एक ही उपाय है, वो है बदलाव. अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आई एम पॉसिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए. जय हिंद. वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर. फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को. सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया.